2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च, एक यूएस बेस्ड फाइनेंशियल रिसर्च फर्म ने 88 एलिगेशन के साथ ये रिपोर्ट पब्लिश किया था अदानी ग्रुप के ऊपर। अब हिंडनबर्ग रिसर्च सिर्फ एक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म ही नहीं है, बट इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पर ये रिपोर्ट पब्लिश होते ही अदानी ग्रुप ने ऑलमोस्ट 97,000 करोड़ रुपीस लूज किया, वो भी बस एक दिन में। पर एज यू नो, अदानी ग्रुप अभी भी वेल एंड गुड है और मिस्टर गौतम अदानी अभी भी कंफर्टेबली इंडिया के सेकंड रिचेस्ट मैन की पोजीशन पर बैठे। लेकिन 11 अगस्त 2024 को कहानी में आता है छोटा सा ट्विस्ट। सेबी, जिसे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स के वॉच डॉग माना जाता है, जो यूजुअली ऐसे एक्टिविटीज के खिलाफ सख्त एक्शंस लेते हैं, सरप्राइजिंगली अदानी के केस में ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हिंडनबर्ग रिसर्च का लेटेस्ट रिपोर्ट अदानी के बारे में ना होकर बल्कि सेबी से रिलेटेड है। हिंडनबर्ग के लेटेस्ट रिलीज का एलिगेशन ये है कि सेबी चीफ माधवी बुच का अदानी ग्रुप में पर्सनल इंटरेस्ट है, और वो क्या है वही जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू कर ही रहे हैं तो शुरुआत से ही करते हैं। साल था 1937। यूएस में हाइड्रोजन से भरा एक एयरशिप आग पकड़कर जल जाता है। लगभग 100 लोग मौजूद थे इस एयरशिप में, और आग लगने का कारण था हाइड्रोजन जिससे वो भरा हुआ था, और इसे दुनिया का मोस्ट फ्लेमेबल गैस माना जाता है। और इस इंसिडेंट का नाम था द हिंडनबर्ग डिजास्टर। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने इस इंसिडेंट के ऊपर ही अपना नाम रखा था, क्योंकि वो इसे द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अवॉइडेबल मैन मेड डिजास्टर मानते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के वेबसाइट के हिसाब से उनका गोल है मार्केट में मौजूद ऐसे ही अवॉइडेबल डिजास्टर्स को ढूंढना, उन्हें पब्लिक करना और उन्हें जड़ से उखाड़ देना। तो जानते हैं आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च काम कैसे करते हैं। हिंडनबर्ग की वर्किंग स्टाइल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उनके नाम में ही है हिंडनबर्ग रिसर्च, तो उनके ऑपरेशन का फर्स्ट स्टेप रहता है रिसर्च। इंटरनल कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना, उनके टारगेट कंपनीज के एम्प्लॉय से बात करना, कुछ तरीके हैं जिससे हिंडनबर्ग अपने टारगेट कंपनी पर रिसर्च करते हैं। फिर इस न्यू फाउंड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हिंडनबर्ग अपने टारगेट कंपनी के अगेंस्ट एक शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं। शॉर्ट पोजीशन नहीं पता, सिंपल वर्ड में शॉर्ट पोजीशन इक्वल्स बेटिंग अगेंस्ट द कंपनी। इसी डिटेल में समझते हैं इस तरह से। समझो ट्रेड बूट इज अ लिस्टेड कंपनी। रमेश के पास ट्रेड बूट के 10,000 शेयर है एट अ प्राइस ऑफ ₹2,000 पर शेयर। अब कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर तुम्हें लगता है कंपनी ओवर वैल्यूड है, तो तुम रमेश से 10,000 शेयर उधारी पर ले लेते हो और मार्केट में जो दाम चल रहा है उस पर बेच देते हो इन शेयर्स को, और वेट करते हो कंपनी को अपने रियल वैल्यू पर पहुंचने के लिए, जो है ₹1,000 पर शेयर। जैसे ही शेयर्स ₹1,000 पर पहुंच जाता है, तुम इस शेयर्स को वापस खरीद लेते हो और रमेश को लौटा देते हो। इसमें हुआ ये कि जब शेयर्स ओवर वैल्यूड थे तब तुमने 10,000 शेयर्स को 2 करोड़ में बेच दिया, और जैसे ही शेयर्स रियल वैल्यू पर पहुंच गए, तुमने 1 करोड़ में शेयर्स वापस खरीदकर रमेश को लौटा दिया। इस पूरे प्रोसेस में तुम्हारा प्रॉफिट हुआ ₹1 करोड़, और यही है शॉर्ट सेलिंग। तो हिंडनबर्ग रिसर्च अपने टारगेट कंपनीज पर शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद अपने रिसर्च को पब्लिक कर देता है। इससे यूजुअली कंपनीज का शेयर प्राइसेस गिर जाता है। अदानी ग्रुप के रिसर्च पर आने से पहले हम हिंडनबर्ग के पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को जल्दी से समझ लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो के इस पार्ट का मकसद सिर्फ हिंडनबर्ग रिसर्च के वर्किंग को समझना है। हम बस पास्ट 3 रिपोर्ट्स को ब्रीफ में समझेंगे। 2022 जून में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट रिलीज होती है, जिसके मुताबिक ईबिक्स इनकॉर्पोरेटेड, जो कि एक फिनटेक कंपनी है, वो हेवी डेट लोड में थे और वो अपने रेवेन्यूज को बढ़ाकर दिखा रहे थे। 2023 दिसंबर में ईबिक्स बैंक्रप्सी के लिए फाइल करते हैं और उनका स्टॉक नैस्डैक से डीलिस्ट किया जाता है। फन फैक्ट, इस कंपनी का ओनर भी एक इंडियन था, जो अदानी ग्रुप को दूसरी इंडियन कंपनी बनाती है जिसे हिंडनबर्ग ने टारगेट किया। 2022 में ही जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए एग्री किया, तब हिंडनबर्ग ने ट्विटर पर एक शॉर्ट पोजीशन ले लिया, क्योंकि इलॉन मस्क एक बहुत ही इंपल्सिव बंदा है जो अपनी मनमानी करता है। हिंडनबर्ग को लगा मस्क या तो रीनेगोशिएट करते या डील से ही बाहर निकलने की कोशिश करते, और 4 दिन बाद मस्क ने डील से बाहर निकलने की कोशिश की, जिससे ट्विटर का स्टॉक नीचे गिर गया और हिंडनबर्ग ने अपना पोजीशन कवर किया। 2020 सितंबर में हिंडनबर्ग ने यूएस के एक इलेक्ट्रिक ट्रक मैन्युफैक्चरर निकोला के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश किया। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने यह कहा कि निकोला एक खोखली कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ झूठ के ऊपर खड़ा है, और ये सब ट्रेवर मिल्टन, निकोला के फाउंडर, ने टेस्ला की बराबरी करने और ईवी रेवोल्यूशन में भागीदारी लेने के लिए किया, और ये सब करके निकोला एक $20 बिलियन कंपनी बन गई। इसके अलावा हिंडनबर्ग ने अपने इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू एक बहुत बड़ा खुलासा किया इस कंपनी के बारे में,
वो जानने से पहले बस ये प्रमोशन वीडियो देख लो। Made by and made for those who read. Nikola. Follow none. हाउ ब्यूटीफुल इजंट इट। इस वीडियो में जो ये ऑसम ट्रक दिख रहा है वो एक्चुअली नॉन फंक्शनल है। सही सुना, हकीकत में इन्होंने इस ट्रक को एक पहाड़ के ऊपर तक खींच कर ले गए और उसे ढकेल दिया। और हिंडनबर्ग रिसर्च के इस क्लेम को निकोला ने भी एक्सेप्ट किया था। और इसके बाद वही हुआ जो होना था, फाउंडर को जेल, कंपनी का दी एंड। फिर आता है अदानी ग्रुप 2023 में, और हुआ क्या, चलो जानते हैं। हिंडनबर्ग को तो जान लिया, पर अदानी ग्रुप को जाने बगैर रिपोर्ट पर डायरेक्टली जंप करना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। 6 एयरपोर्ट्स, 13 सी पोर्ट्स, इसके अलावा रोड्स, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी और एफएमसीजी जैसे इंडस्ट्रीज में मेजर इन्वॉल्वमेंट के साथ अदानी ग्रुप इंडिया के बिगेस्ट बिजनेस हाउसेस में से एक है। अदानी ग्रुप, जिसको मिस्टर गौतम अदानी हेड करते हैं, उसका शुरुआत हुआ था 1988 में एज अ ट्रेडिंग एंटिटी। पर पिछले 35 ईयर्स में अदानी ग्रुप ने जो अचीव किया है, दैट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में भी एक परफेक्ट वर्ड है अदानी ग्रुप के लिए, क्योंकि अगर आप ये टेबल देखोगे तो आप भी मानोगे कि इसे ऑर्डिनरी तो नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पिछले 3 सालों में जो रिटर्न अदानी ग्रुप की कंपनीज अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन एनर्जी ने दिया है, वो थोड़े से अबनॉर्मल है। अभी देखो, अदानी ग्रुप पर पॉलिटिकल लिंक्स का एलिगेशन कुछ नया नहीं है, पर यह एलिगेशन को कंप्लीटली इग्नोर करना भी सही नहीं होगा, स्पेशली जब ऐसे प्रूफ्स एग्जिस्ट करते हैं। जब 2002 के दंगों के बाद जब काफी बिजनेसमैन और ऑर्गेनाइजेशंस उस वक्त के गुजरात से मोदी से दूरी बनाने लगे, तो अदानी और कुछ बिजनेसमैन ने एक ग्रुप बनाया मोदी को सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद 2003 के वाइब्रेंट गुजरात समिट, जिससे सीएम मोदी गुजरात में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहे, इसमें अदानी ने 15,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया और उस वक्त के टाइटन रिलायंस को भी पीछे छोड़ दिया। और 2014 की इलेक्शन कैंपेनिंग के समय भी पीएम मोदी पर यह एलिगेशंस था कि वो गौतम अदानी के प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स और जेट्स को यूज कर रहे थे प्रचारण के वक्त। और पॉलिटिकली एफिलिएटेड रहना या एक पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट करना कोई गुनाह नहीं है, और इन इंसिडेंट्स को लेकर ब्लाइंडली अदानी और मोदी के रिलेशन पर उंगली उठाना भी सही नहीं होगा। पर एक नजर हिंडनबर्ग रिसर्च के 2023 रिपोर्ट पर भी मारते हैं। इस 106 पेज रिपोर्ट में प्राइमरली हिंडनबर्ग ने यह एनालाइज किया था कि अदानी ग्रुप शेल कंपनीज और ऑफशोर एंटिटीज को यूज करके अपना स्टॉक मार्केट प्राइसेस को आर्टिफिशियल इन्फ्लेट करते हैं राउंड ट्रिप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के लिए। सपोज कंपनी एबीसी लिमिटेड के पास 3 शेल कंपनीज है मॉरिशस में। ये कंपनीज रिपीटेडली एबीसी लिमिटेड के शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, जिससे आर्टिफिशियल मूवमेंट क्रिएट होता है मार्केट में। और इससे इन्वेस्टर्स को लगने लगता है कि एबीसी लिमिटेड एक वैल्यूएबल कंपनी है। एज अ कॉन्सिक्वेंस एबीसी लिमिटेड के शेयर्स बढ़ने लगते हैं मार्केट डिमांड के चलते। हिंडनबर्ग ने यह भी प्रूव किया कि अदानी ग्रुप के 7 में से 5 कंपनीज का करंट रेशियो जो ये बताता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को कितने आसानी से चुका सकता है, वो एक जिसे एक्सेप्टेबल माना जाता है, इससे भी कम था। इसका मतलब अदानी ग्रुप की कंपनीज का अपना डेट्स, अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को यूज करके भी चुका पाना नामुमकिन था। इसके अलावा अदानी ग्रुप के मोर देन 50% शेयर होल्डिंग उनके परिवार वालों का था और बाकी के पब्लिकली ओन्ड। पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने इसमें भी एक डिस्क्रिपेंसी ढूंढा, और वो ये था कि इन पब्लिकली ओन्ड शेयर्स में भी मेजर हिस्सा कुछ कंपनियों के ही पास था। बट इसमें मजे की बात यह है कि इन कंपनियों का ऑलमोस्ट 90% एसेट्स अदानी ग्रुप ने ही इन्वेस्टमेंट किए। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इन कंपनीज के ओनर्स भी अदानी के ही परिवार वाले थे। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे ठोस सबूत के बाद अदानी ग्रुप में इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ चुका था और मैसिव सेल ऑफ्स होने लगे। मिस्टर गौतम अदानी दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन की पोजीशन से डायरेक्टली 27th पोजीशन पर पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे दिया, और जिस दौरान ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उस वक्त में अदानी ग्रुप ने जल्दी ही अपने प्रोमोटर्स होल्डिंग परसेंटेज को कम किया, और उसके बाद एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, एक बार असली वाले, तो ग्रुप के कंपनीज में इन्वेस्ट करवाए, और इसके अलावा एसीसी और अंबुजा सीमेंट को भी एक्वायर कर दिया। इन सब की वजह से अदानी ग्रुप का इमेज इन्वेस्टर्स के सामने पहले जैसा हो गया और शेयर्स बाउंस बैक करने लगे, जिससे अदानी वापस अपने पहले पोजीशन पर आ गए, और तो इस बार थोड़ी नीचे, शायद प्रमोटर शेयर्स को डाइल्यूट करने की वजह से। पर सेबी रिपोर्ट, इसके बारे में जानेंगे अदानी हिंडनबर्ग 2.0। पहला और सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि सेबी का करंट चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति ने काफी सारे ऑफशोर फंड्स में अपना पैसा लगाया था। अब ऑफशोर फंड्स में पैसा लगाना एक क्राइम नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में डिफरेंस ये था
कि इन ऑफशोर फंड्स को यूज किया गया था अदानी ग्रुप के फंड्स को रिडायरेक्ट करने के लिए। दूसरा और तीसरा एलिगेशन माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड का एक सिंगापुरियन कंसल्टेंसी फर्म अगोरा पार्टनर्स के साथ के रिलेशनशिप के बारे में है। इन एलिगेशन के हिसाब से अगोरा पार्टनर्स में माधवीपुरी बुच ने अपना शेयर उनके हस्बैंड को तभी ट्रांसफर किया था जब वो सेबी की चेयरपर्सन बनी। इसका मतलब जब वो सेबी में एज एन ऑफिसर वर्क कर रही थी तब वो एक एक्सटर्नल कंपनी के हिस्सा थी। और थर्ड एलिगेशन ये कहता है कि अगोरा पार्टनर्स का एक इंडियन पार्ट भी था जिससे माधवी बुच ने 2022 में 2 करोड़ रुपए कमाए। पर माधवी बुच ने और उनके हस्बैंड ने इन एलिगेशंस को बेसिस कहा है। फिलहाल के लिए सही, पर हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से ऐसा एक भी गैप नहीं है जिसे फिल करने की जरूरत है, जबकि अदानी ग्रुप और माधवी बुच के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स गैप से भरे हुए। इस रिपोर्ट के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में असर पड़ा तो जरूर, पर सिर्फ अदानी के शेयर्स पर। बाकी मार्केट ओवरऑल अनहर्ट है। अभी देखना ये बचा है कि आखिर ये सागा एंड होगा कैसे। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड। होप यू एंजॉयड द वीडियो। Until next time.